हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंस, फाउंडर और फादर के बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, फादर ऑफ कॉमेडी, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग कोई भी ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें अपना सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर चूज कर रखे हो ना, तो कन्फर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यूजीसी नेट के एग्जाम में भी एक दो बार इससे क्वेश्चन आ रखा है, और बहुत सारा जो टेट का एग्जाम होता है, यूपी टेट हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या बीपीएससी टीआरई 5.0 हो, TSSB हो, किसी में भी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है ना, तो कंफर्म एक दो क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर में मिलेंगे इस टॉपिक से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर के सारे फादर्स और फाउंडर्स के बारे में पढ़ना। अगर आप लोग कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो तो स्टार्ट करते हैं। लगभग हम 50 से 60 ऑथर के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। सबसे पहले जो ऑथर है वो है जेफरी चॉशर, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपके एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर का फादर पूछे तो आपको जेफरी चॉशर ऑप्शन टिक करना है, या फिर इंग्लिश पोइट्री का फादर पूछ दे, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फिर भी ऑप्शन जो है जेफरी चॉशर ही होगा। या फिर फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाए ना, तो भी आपको ऑप्शन जो है टिक करना है जेफरी चॉशर। उसके अलावा जेफरी चॉशर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस का मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। जेफरी चॉशर को द फर्स्ट नेशनल पोइट और पहले राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं जेफरी चॉशर। तो जेफरी चॉशर से रिलेटेड ये 4-5 जो पॉइंट है, टर्म है, वो आप लोग को ध्यान रखना है कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सेकेंड है वनरेबल बिडी। वनरेबल बिडी के बारे में ऑलरेडी हम बता रखे हैं जब हम 100 ऑब्जेक्टिव का जो एक सीरीज अपलोड किए थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ना, तो उसमें ऑलरेडी बता रखे हैं। तो वो वीडियो भी अगर आप लोग जरूर देख लो अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि उसमें हम एंग्लो सेक्शन पीरियड से रिलेटेड ना 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फिर 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं। तो ये जो वनरेबल बिडी है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री या फिर द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, तो उसमें जो ऑप्शन होगा आप लोग का वनरेबल बिडी होगा। तो ये जो थर्ड है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का फादर आपसे पूछ दे तो उसमें ऑप्शन जो है आप लोग को किंग अल्फ्रेड द ग्रेट टिक करना है। अब आगे है एस्किलस को द फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। याद रखिएगा, द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी आए तो वो अलग होगा, और अगर सिर्फ क्वेश्चन में द फादर ऑफ ट्रेजेडी आ जाए ना, तो आपको जो ऑप्शन टिक करना है वो एस्किलस वाला ऑप्शन टिक करना है। निकोलस यूडेल को द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी राइटर, इंग्लिश कॉमेडी के फादर के रूप में जाने जाते हैं निकोलस यूडेल। और निकोलस यूडेल ना इंग्लिश लिटरेचर का पहला कॉमेडी लिख रखे हैं, जिसका कि नाम है उस बुक का राल्फ रोएस्टर डॉयस्टर। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि राल्फ रोएस्टर डॉयस्टर जो है इंग्लिश लिटरेचर का पहला कॉमेडी है, जिसको कि लिखा गया है निकोलस यूडेल के द्वारा, और इसी वजह से निकोलस यूडेल जो है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर के रूप में जाने जाते हैं। एडमंड स्पेंसर चाइल्ड ऑफ नेशंस, एडमंड स्पेंसर जो है चाइल्ड ऑफ नेशंस के नाम से जाने जाते हैं। द पोएट के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चार्ल्स लेम के द्वारा कहा गया था एडमंड स्पेंसर को। द ब्रिज बिटवीन रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, रिनेसेंस पीरियड और रिफॉर्मेशन पीरियड के बीच का ना ब्रिज के रूप में भी जाने जाते हैं एडमंड स्पेंसर। तो ये 3 टर्म जो है एडमंड स्पेंसर से रिलेटेड आप लोग को ध्यान रखना है। गुटेनबर्ग फादर ऑफ प्रिंटिंग के फादर के रूप में गुटेनबर्ग जाने जाते हैं। 8 नंबर में है विलियम कैक्सटन, फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस के फादर के रूप में विलियम कैक्सटन जाने जाते हैं। फिर है फ्रांसिस बैकन जो है फादर ऑफ इंग्लिश एशे का फादर आप लोग से पूछ दे एग्जाम में, तो आपको फ्रांसिस बैकन वाला ऑप्शन टिक करना है। फ्रांसिस बैकन जो है ढेर सारा इंपॉर्टेंट एशे लिख रखा है, जिसमें कि शामिल है ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, इस तरीके से ऑफ करके वो ढेर सारा एशे लिख रखे हैं। यहाँ पे हम कुछ आपको एशे का नाम बता दिए फ्रांसिस बैकन के। उसके बाद है जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, मॉर्निंग स्टार ऑफ नेशंस आ जाए तो उसमें हो जाएगा चॉस्टर, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन आ जाए तो उसमें जॉन वाइक्लिफ का नाम होगा। उसके बाद है क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। अभी हम तुरंत आप लोग को इससे पहले वाले पेज में बताए थे कि फादर ऑफ ट्रेजेडी लिखा रहे तो उसमें जो है आप लोग को एस्किलस वाला ऑप्शन टिक करना है, और अगर फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी आ जाए ना तो फिर क्रिस्टोफर मार्लो वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में एस्किलस वाले में ये इंग्लिश वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, और अगर क्वेश्चन में ये इंग्लिश ट्रेजेडी वाला ऑप्शन रहा तो उसमें जो है आपको क्रिस्टोफर मार्लो वाला ऑप्शन टिक करना है।
उसके बाद विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के फादर के रूप में जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। स्वीट स्वान ऑफ एवन, एवन के स्वीट स्वान के रूप में जाने जाते हैं, और द बार्ड के नेम से भी विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। और एक और चीज़ आपको विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था ना, वो 1564 में हुआ था, 26 अप्रैल 1564 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 23 अप्रैल 1616 में हुई। तो ये उनके जन्म का डेट और उनकी मृत्यु का डेट भी विलियम शेक्सपियर का आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट बर्न्स को द बार्ड ऑफ एयरशायर या फिर स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। द प्लाउमैन पोएट, ये टर्म भी जो है रॉबर्ट बर्न्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद 14th में है विलियम डनबर। विलियम डनबर जो है द चॉशर ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के चॉशर के रूप में जाने जाते हैं। जेफरी चॉशर के बारे में हम पढ़े, वो महान ऑथर थे। तो विलियम डनबर को ना स्कॉटलैंड का चॉशर कहा जाता है। उसके बाद 15th में जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ये याद रखना है आप लोग को, जॉन ड्राइडन। विलियम ऑफ न्यूबरी को फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के फादर के रूप में विलियम ऑफ न्यूबरी जाने जाते हैं। फिर हम लोग का आगे है जॉन डन। जॉन डन जो है पोएट्स ऑफ लव पोएट के रूप में जाने जाते हैं, या फिर मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। और मेटाफिजिकल पोइट्री की बात आए तो बिना जॉन डन को मेंशन किए मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। जॉन डन जितना भी पोएम लिख रखे हैं ना, सारा मेटाफिजिकल पोएम ही है। और जॉन डन के फेमस पोएम में शामिल है द सन राइजिंग, द गुड मॉरो, द कैनोनाइजेशन, द प्ली, ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो ये सब काफ़ी फेमस पोएम है जॉन डन का, जिसमें कि हम 2-3 पे द सन राइजिंग और द कैनोनाइजेशन पे वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है एपिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इनका जो फेमस पोएम है एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट है। उसके बाद द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्स भी कहा जाता है जॉन मिल्टन को। ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के ब्लाइंड पोएट के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद पोएट्स ऑफ डेविल पार्टी के पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल के मास्टर के रूप में भी जॉन मिल्टन जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर पॉप की बात करें तो मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत रिपीट होता है। हीरोइक कपलेट के मास्टर के रूप में कौन जाने जाते हैं, अलेक्जेंडर पॉप। या फिर मॉक हीरोइक पोएट के रूप में भी अलेक्जेंडर पॉप जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो इनको वर्शिपर ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर, द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, ये तीनों मतलब नेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए मोस्टली अगर उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ऑप्शन है तो वही टिक होगा। उसके बाद इनको द लेक पोएट भी कहा जाता है। ये लेक पोएट ना 3 पोएट्स का ग्रुप था रोमांटिक पीरियड में, तो वो 3 पोएट्स में शामिल थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे। पोएट ऑफ चाइल्डहुड भी कहा जाता है। बहुत सारी अपनी कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। और ये जो टर्म है इगोस्टिकल सबलाइन, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया जाता है। और इस टर्म को, इस फ्रेज को पहली बार जॉन किट्स यूज़ किए थे विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। उसके बाद है एस.टी. कॉलरिज को पोएट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म कहा जाता है और अफीम ईटर भी कहा जाता है। अफीम ईटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली नशे में रहते थे और इनकी जो काफ़ी फेमस पोएम है कुबला खान एस.टी. कॉलरिज की, वो नशा में ही उस पोएम को, अफीम के नशे में ही उस पोएम को लिख रखे हैं। कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, उनको फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। दोनों को अगर कोई एक ऑप्शन आपको टिक करने बोल दे कि फादर ऑफ रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पीरियड के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं, तब आपको सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ टिक करना है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन दिया रहे तो दोनों का आप नाम डाल सकते हो, ठीक है। वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश करवाए थे ना, तो 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो गया। इसके बाद प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को 1800 में पब्लिश किया गया, ठीक है। ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, लिरिकल बैलेड्स को 1798 में और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को 1800 में पब्लिश किया गया। लॉर्ड बैरन को द रेबल पोएट के नाम से जाना जाता है। फिर है पी.बी. शैली को द रिवॉल्यूशन पोएट इट मीन्स क्रांतिकारी पोएट के रूप में, और पोएट ऑफ होप एंड रीजनरेशन, आशा के कवि, और रीजनरेशन इट मीन्स हो जाता है पुनर्जन्म के कवि के रूप में जाने जाते हैं पी.बी. शैली। उसके बाद है जॉन किट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी के पोएट के रूप में
जाना जाता है। और जॉन किट्स का 2-3 लाइन है जो कि काफ़ी फेमस रहा है ब्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ढेर सारे एग्जाम में पूछ रखा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, वो किसकी लाइन है? तो जॉन किट्स की है। और एक और लाइन है इंपॉर्टेंट, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि जॉन किट्स से रिलेटेड है, और इन दोनों में वो ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में बात करते हैं, इस वजह से इनको पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। फिर है विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक को माइस्टिक पोएट कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली जो ना अपनी पोएम में माइस्टिकल एलिमेंट का यूज़ करते थे, रहस्यमयी चीज़ों का, सिंबॉलिज्म का यूज़ करते थे, इस वजह से विलियम ब्लैक को माइस्टिक पोएट कहा जाता है। फिर है जॉन किट्स। जॉन किट्स को कमेलियन पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा ये वाला टर्म कि कमेलियन जो है वो जॉन किट्स के लिए यूज़ किया गया था। उसके बाद है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। और इनका काफ़ी फेमस वर्क है यूलिसिस, इन मेमोरियम, AHH और द लोटस ईटर। ये सारा जो पोएम है काफ़ी फेमस है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का। GB शॉ है जिनका कि पूरा नाम जॉर्ज बर्नर्ड शॉ है। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो थे वो एक आयरिश पोइट थे। इनको ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। और इनका जो फेमस ड्रामा है वो आर्म्स एंड द मैन है, मेजर बारबरा है, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन। तो ये सब काफ़ी फेमस वर्क है GB शॉ का, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का, जो कि एक आयरिश पोइट भी है। फिर नेक्स्ट है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन जो है एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज, मतलब जेन ऑस्टिन जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करती थी, लेकिन जितना भी ये वर्क लिख रखी है ना सारा एंटी रोमांटिक था, मतलब सारा प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड था, इस वजह से इनको एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज पोएट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है लिंडले मरी जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर के नाम से जो है लिंडले मरी जाने जाते थे। ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। फिर आगे है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस को फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल के फादर के रूप में जाना जाता है। जेम्स जॉयस की जो नॉवेल है यूलिसिस वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल का। और एक और ऑथर है वर्जीनिया वुल्फ, उनका नाम भी जोड़ा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल से, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ का जो फेमस वर्क है मिसेस डैलोवे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल के एग्जाम्पल में ही आता है। एडगर एलन पो। एडगर एलन पो को फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी आ जाए तो आपको ऑप्शन टिक करना है एडगर एलन पो, या फिर फादर ऑफ मिस्ट्री प्ले आ जाए, मिस्ट्री प्लेज के फादर के रूप में भी जो है एडगर एलन पो ही जाने जाते हैं। फिर है हेनरी फाइल्डिंग। हेनरी फाइल्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल के फादर के रूप में जाना जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल आ जाए या फिर साइकोलॉजिकल नॉवेल आ जाए, दोनों के फादर के रूप में जेम्स जॉयस ही जाने जाते हैं। उसके बाद है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले के फादर के रूप में सैमुअल जॉनसन जाने जाते हैं। साइमंड फ्रेड को एक ग्रेट साइको एनालिस्ट, एक महान मनोविश्लेषक माना जाता है साइमंड फ्रेड को। फिर आगे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द पोएट ऑफ टेरर पोएट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मोस्टली ये जो पोएम लिखते थे ना तब एक मतलब डर वाले माहौल में लिखते थे, वहाँ पे ना मतलब खतरनाक सा, मिस्टीरियस सा, डार्क सा मतलब इन्वायरमेंट दिखाते थे, इस वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द पोएट ऑफ टेरर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है फ्रांचेस्को पेट्रार्क। ये द फादर ऑफ इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट के फादर के बारे में आपसे पूछ ले तो उसमें जो है आपको फ्रांचेस्को पेट्रार्क वाला ऑप्शन टिक करना है। कोई भी सोनेट हो वो हमेशा जो है ना 14 लाइन्स का पोएम होता है, याद रखिएगा, कोई भी पोएम जो 14 लाइन्स का हो ना उसको सोनेट कहा जाता है, उसके लिए सोनेट वर्ड यूज़ किया जाता है। जो ये इटालियन सोनेट होता था जिसे कि फादर फ्रांचेस्को पेट्रार्क है, वो मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता था, और इसमें एक ऑक्टेव होता था। ऑक्टेव इट मीन्स पहले एक 8 लाइन का स्टांजा होता था और फिर नीचे एक सेस्टेट इट मीन्स 6 लाइन का स्टांजा होता था, तो 8, 6, 14 इस तरह से 2 स्टांजा में डिवाइडेड होता था ये इटालियन सोनेट। और ये जो इटालियन सोनेट का राइम स्कीम होता था ना वो A-double-B-A स्टार्टिंग वाले स्टांजा का होता था, उसके बाद सेस्टेट का होता था CDE
CDE। इटालियन सोनेट के अलावा एक और सोनेट है जिसको कि हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है, जिसको कि शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया जाता था मोस्टली, ठीक है। और शेक्सपियरियन सोनेट जो होता था ना, उसमें भी सोनेट है तो 40 लाइन्स तो होगी ही, लेकिन उसको ना 4 स्टांजा में बांटा गया था। पहले स्टांजा में 4 लाइन होता था, दूसरे स्टांजा में भी 4 लाइन होता था, तीसरे स्टांजा में भी 4 लाइन होता था, और चौथे स्टांजा में 2 लाइन होता था। इस तरह से टोटल 4 3 जा 12 और 240 लाइन्स की कविता होती थी। और पहले जो 4 लाइन के स्टांजा को ना क्वार्ट्रेन कहते हैं। तो पहले जो क्वार्ट्रेन का राइम स्कीम होता था शेक्सपियरियन सोनेट में, वो होता था AB AB, दूसरे क्वार्ट्रेन का होता था CD CD, और तीसरे क्वार्ट्रेन का होता था EF EF, और आखिरी का जो 2 लाइन का स्टांजा होता है, कपलेट टर्म का यूज करते हैं, 2 लाइन के स्टांजा को कपलेट कहते हैं। तो ये जो कपलेट था ना, उसका राइम स्कीम होता है GG, मतलब सेम राइम स्कीम फॉलो किया जाता था कपलेट में। और ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है ना, इसको भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इटालियन सोनेट के फादर के रूप में फ्रेंचेस्को पेट्रार्क जाने जाते थे, और द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म भी जो है वो फ्रेंचेस्को पेट्रार्क को ही कहा जाता है। सर थॉमस वायट को द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के फादर के बारे में पूछे तो आपको थॉमस वायट ऑप्शन टिक करना है, और इटालियन सोनेट पूछे तो फ्रेंचेस्को पेट्रार्क। उसके बाद है हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, ये द फादर ऑफ इंडियन एंग्लियन सोनेट। इंडियन एंग्लियन मतलब पहले भारतीय थे मोस्टली माना जाता है, जो कि इंग्लिश में पोइट्री लिखना शुरू किए और काफ़ी फेमस हुए। इस वजह से जो स्टार्टिंग में इंडिया में जितना भी पोएम लिखा जाता था ना स्टार्टिंग पीरियड में, उसको इंडियन एंग्लियन कहा जाता था, क्योंकि वो भारतीय होता था और इंग्लिश का पोएम लिखता था। और मोस्टली ऐसे भारतीय लोग अंग्रेजों से प्रभावित होकर करते थे, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था इंडिया पे। तो जो फादर ऑफ इंडियन एंग्लियन सोनेट के रूप में जाने जाते हैं वो हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो हैं। फिर आगे हैं विलियम हैजलिट के लिए क्रिटिक टर्म का यूज किया जाता है। चार्ल्स लैम को द एशे ऑफ इलिया के लिए जाना जाता है। द एशे ऑफ इलिया जो है ना, चार्ल्स लैम का कलेक्शन है, इसमें ढेर सारा एशे लिख रखे हैं चार्ल्स लैम, और चार्ल्स लैम को इलिया पेन नेम से जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स लैम को इलिया पेन नेम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थर मिलर, मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका का मुल्क राज आनंद कहा जाता है। फिर है इमर्शन को द शिनिका ऑफ अमेरिका का शिनिका कहा जाता है। फिर थॉमस नेश यंग जुवेनाइल कहा जाता है। इट मीन्स काफ़ी युवा ऑथर थे ये, इस वजह से थॉमस नेश के लिए यंग जुवेनाइल टर्म का यूज़ किया जाता है। फिर आगे है हॉमर जो है फादर ऑफ एपिक पोइट्री के फादर के रूप में हॉमर जाने जाते हैं। उसके बाद हॉमर के लिए ब्लाइंड पोएट टर्म का भी यूज़ किया जाता है। इससे पहले भी हम बताए थे कि अगर आपके एग्जाम में द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड आ जाए तो वो वाले ऑप्शन में जॉन मिल्टन होगा, और सिर्फ अगर ब्लाइंड पोएट पूछ दे तो उसमें हॉमर होगा। और हॉमर का जो काफ़ी फेमस वर्क है ओडिसी और द इलियड, जब भी हम यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ओडिसी और इलियड कन्फर्म हम लोग को पढ़ना ही होता है, हॉमर का वर्क जो है। उसके बाद नेक्स्ट है हेनरिक इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर के फादर के रूप में जाना जाता है, और इनका जो काफ़ी फेमस वर्क है वो है ए डॉल हाउस। उसके बाद द घोस्ट, ये दोनों जो है काफ़ी फेमस वर्क है हेनरिक इब्सन का, और इन दोनों के समरी पे हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर को इंडियन नेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है, भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नजीम इज़्ज़कील जो है उनके लिए द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, भारत की कविताओं के पिता के रूप में जाने जाते हैं नजीम इज़्ज़कील, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। फिर है मिचेल मधुसूदन दत्त को द फादर ऑफ इंडो एंग्लियन ड्रामा कहा जाता है। इससे पहले हम बताए थे इंडो एंग्लियन सोनेट के फादर पूछते तो आपको उसमें हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो टिक करना है, और अगर इंडो एंग्लियन ड्रामा पूछते मिचेल मधुसूदन दत्त टिक करना है। और इंडियन इंग्लिश पोइट्री के फादर जो है नजीम इज़्ज़कील है, और इंडियन नेशनल पोएट जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर आगे है मुल्कराज आनंद को द ऑथर ऑफ अनटचेबल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दलितों का ऑथर या फिर अछूतों का ऑथर के रूप में जाना जाता है मुल्कराज आनंद को। फिर नेक्स्ट है मार्क टविन को फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं, मार्क टविन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हम लोग कह सकते हैं, 1-2 एग्जाम में पूछ रखा है। फिर नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन जो है फादर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश पोइट्री के फादर के रूप में
वॉल्ट विटमैन जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विलियम डनलैप। विलियम डनलैप को द फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा, अमेरिकन ड्रामा का फादर पूछ दे तो उसमें आपको विलियम डनलैप वाला ऑप्शन टिक करना है। और नॉर्मली आपसे फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा पूछते तो उसमें आपको विलियम शेक्सपियर वाला ऑप्शन टिक करना है। फिर आगे है चार्ल्स ब्रॉकडेन ब्राउन। चार्ल्स ब्रॉकडेन ब्राउन जो है अमेरिकन नॉवेल के फादर के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे है एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव को द फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फादर के रूप में एंटोन चेकोव जाने जाते हैं। फर्डिनेंड डी शोशर, फर्डिनेंड डी शोशर को द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक के फादर के रूप में जाना जाता है। फिर नॉम चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर पूछ दे तो नॉम चॉम्स्की, और अगर सिर्फ फादर ऑफ लिंग्विस्टिक पूछ दे तो उसमें फर्डिनेंड डी शोशर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को पोएट ऑफ साइकोलॉजिकल लव, साइकोलॉजिकल लव का पोएट कहा जाता है और फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और रॉबर्ट ब्राउन जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ना वो एक लंबा स्पीच होता था जिसमें कि कोई एक कैरेक्टर ना अपने फीलिंग्स के बारे में, मतलब उस स्पीच के जरिए एक कैरेक्टर जो है अपने फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में बात करता है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो काफ़ी फेमस पोएम है माई लास्ट डचेस, वो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। फिर आगे है चार्ल्स डिकेन। चार्ल्स डिकेन के लिए ना बॉज जो ये टर्म है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मेकाले। मेकाले को जो है द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लर्निंग, इंडियन इंग्लिश लर्निंग के फादर के रूप में मेकाले जाने जाते हैं। एजिमोव, आइजैक एजिमोव को जो है द फादर ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन के फादर के रूप में आइजैक एजिमोव जाने जाते हैं। फिर है एम्पेडिक्लिस। एम्पेडिक्लिस को द फादर ऑफ रेटोरिक, रेटोरिक इट मीन्स हो जाता है अलंकार के पिता के रूप में कहा जाता है। ये जो फादर ऑफ रेटोरिक जो है ना एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया था एम्पेडिक्लिस को। फिर नेक्स्ट है कालिदास। कालिदास को जो है द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को द वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी है हॉरेस वॉलपोले। हॉरेस वॉलपोले जो है फादर ऑफ गॉथिक नॉवेल, गॉथिक नॉवेल के फादर के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम फेमस गॉथिक नॉवेल की बात करें तो ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर का वर्क है, फ्रैगेनस्टीन जो कि मैरी शेली का वर्क है, और जेन आयरे जो कि चार्लोट ब्रॉन्टी का वर्क है। इसके अलावा वुदरिंग हाइट जो है वो भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है गॉथिक नॉवेल का। और हॉरेस वॉलपोले जो है वो मेनली फादर ऑफ गॉथिक नॉवेल के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।